और एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होता क्या है, इसको हम एजोट्रॉप मिक्सचर भी कहते हैं। दो दो नाम इसके हो सकते हैं, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या एजोट्रॉप मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर ही जो पार्ट सॉल्यूशन का होता है, मिक्स करना दो चीजों को। तो होता क्या है बेटा, किसी को मालूम है एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन मालूम है? Sir, the solution which boil at constant temperature and can be distilled unchanged in composition are called azeotrophs mixture. अंजलि, याद है बेटा? अनुराग, तुम्हें केवल हाँ ना भी तो बोलना है। सागर, देखो यहां पर क्या है, जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, इसकी डेफिनेशन को मैं दूसरे फॉर्म में भी कह सकता हूं। देखो जैसे यहां पर है टू कंपोनेंट मिक्सचर। कैसे? टू कंपोनेंट मिक्सचर, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है ना, दो कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट हमारे पास। टू कंपोनेंट मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज सेम, इनका जो कंपोजिशन है वो सेम है इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज। इनका जो कंपोजिशन है, मान लीजिए हमने कहा इनका जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, इनका कंपोजिशन सेम है ना। यहां पर इसको सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि टू कंपोनेंट मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज सेम, इनका कंपोजिशन सेम है। और कहा है, इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज। लिक्विड फेज में भी, जब ये लिक्विड फॉर्म में थे और जब इन्होंने वेपर बनाया, उस समय इन दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम है ना, वेपर फेज। बॉयल एट डेफिनिट टेम्परेचर आर गिवन आर नोन एज एजोट्रॉप्स। यदि हम इसको कह सकते हैं, यदि हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे डेफिनिट टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा, आर नोन एज एजोट्रॉप्स, तब ये एक एजोट्रॉप कहलाएगा। इनका वेपर फेज हो चाहे कौन सी फेज हो, लिक्विड फेज हो। वेपर जानते हो बेटा आप लोग, वेपर तो जानते हैं, वेपर क्या हुआ। देखो यहाँ दो चीजें हमारे पास है ना, मान लीजिए हमने दोनों चीजों को मिलाया, मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना। मिक्सचर में क्या हुआ, वेपर का मतलब यहाँ पर वाष्प हो गया, है ना, एक तो वेपर हो गया और एक लिक्विड हो गया। इन दोनों फेज में उनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। टू कंपोनेंट मिक्सचर्स हुज कंपोजिशन इज सेम, हुज कंपोजिशन इज सेम, जिनका कंपोजिशन क्या है, सेम है ना, इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज एंड बॉयल एट अ डेफिनिट टेम्परेचर आर नोन एज एजोट्रॉप। इनको हम क्या कहते हैं, एजोट्रॉप कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा इसकी, और जो आरुषि ने बताया वो भी सही है। केवल आपको बोलने का मतलब उसको एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीके है ना, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट है मिक्सर के, जिनका कंपोजिशन सेम है लिक्विड और वेपर फेज में, और यदि हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं डेफिनेट टेम्परेचर पर, तो क्या कहलाएगा, एजोट्रॉप कहलाएगा। क्योंकि जब हम बॉयल कर रहे होंगे तो उस दौरान उसका जो कंपोजिशन होगा वेपर फेज में वो भी सेम होगा, और लिक्विड फेज में तो सेम रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद क्या है, एक लाइन और है, द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता बेटे, है ना, हिंदी में हम प्रभाजी आसवन कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन दो कंपोनेंट्स को, जो मिक्सचर बना हुआ है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन तो यही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है कि जो उस इस प्रकार के जो हमारे पास क्या होंगे, मिक्सचर होंगे, उसको हम क्या नहीं कर सकेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस होती है ना। नेक्स्ट है बेटा, एजोट्रॉप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एजोट्रॉप्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होंगे। अब दो प्रकार के कैसे होंगे, देखो एक तो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। दूसरा क्या होगा,
दूसरा एजिट्रॉप क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। यहां पर मिनिमम की जगह क्या आएगा, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो दो प्रकार के हो गए। अब मिनिमम से क्या मतलब हुआ और मैक्सिमम से क्या मतलब हुआ। मिनिमम का मतलब कम होता है ना, कम शब्द के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। अब हमने कहा एजिट्रॉप क्या हुई, किसे कहेंगे बेटा एजिट्रॉप, कोई बताओ एजिट्रॉप क्या हुआ। क्या हुआ बेटा, अंशु, अंशुया, हाँ रोशी तुम बताओ बेटा। डेफिनेशन ही। हाँ डेफिनेशन देखो, हम वैसे भी जनरली देखो बेटा, एक डेफिनेशन होती है और एक हम जनरली समझने के लिए हम वैसे भी बता सकते। डेफिनेशन तो तुम्हें याद है, फिर भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। Sir, the solution which boil at constant temperature and can be distilled unchanged in composition are called azeotrophs mixture. बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जैसे हम समझाने के लिए मुझे बताओ क्या हो सकता है इसका मतलब, कि दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, और उनको यदि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, तो उनका दोनों फेज में, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, उनका कंपोजिशन सेम रहता है। हम ऐसे भी उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे पास दो कंपोनेंट थे और हमने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको, दो कंपोनेंट का मिक्सचर था जिसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म किया, और गर्म करने पर देखा कि उनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में उनका कंपोजिशन सेम है। तो वो जो उस टाइप के जो क्या होंगे हमारे पास सॉल्यूशन होगा, उसको हम बोलेंगे एजोट्रॉपिक, है ना, एजोट्रॉप। अनुराग, क्या है बेटा एजोट्रॉप, एजोट्रॉप मिक्सचर क्या है। मेरी आवाज आ रही है अनुराग को, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। अच्छा। और अंजलि को आवाज आ रही है बेटा, Yes, sir. ये बात समझ में आई कि नहीं आई। माना हम मैं पूछूं आपको एजोट्रॉप मिक्सचर क्या है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ऐसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, है ना, और जब गर्म करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसके जो कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज और वेपर फेज में, वो सेम होगा, है ना। और डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से सागर बेटा समझ में आया। अब देखो बेटा, जब सेम होगा, जब हम उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब इसका मतलब क्या होता होगा, एजोट्रॉप तो हमें समझ में आ गया कि दो दो कंपोनेंट है, उनका मिक्सचर है, जब हम उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या करता है, वेपर फेज और लिक्विड फेज में उनका कंपोजिशन सेम रहता है। अब यहाँ मिनिमम एजोट्रॉप क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या है। देखो बेटे, यहां पर समझने के लिए पहले क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप इज लेस देन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। यहां पर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट, एक एक लाइन एक ही पॉइंट को समझते हैं। देखो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप, माना हमने दो एजोट्रॉप लिए, मान लीजिए हम दो एजोट्रॉप लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया, एक लिया एथिल अल्कोहल और एक लिया वाटर। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH2OH. CH3CH2OH। और वाटर का क्या होता है, H2O. बिल्कुल ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट हमारे पास, इन दोनों से समझते हैं हम उसको। मान लीजिए हमारे पास एक तो अल्कोहल है और एक वाटर है ना, ये दो हमारे पास कंपोनेंट है। अब हमने इनको मिलाया और मिलाने के बाद क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। ये कहता है कि जो वाटर में यहाँ जो ये जो सॉल्यूशन है उसमें उनका कंपोजिशन जो होगा, इनका जो बनावट होगी वो यहाँ पर सेम होगी कंपोजिशन, और जब ये वेपर फॉर्म में भी जाएगी तो वहां पे कंपोजिशन सेम होगा। वो है हमारे पास एजोट्रॉप। तो एजोट्रॉप कैसे हो सकता है,
अब ये कहता है कि देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इज लेस देन, इनका बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन, किससे है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट। जैसे हमने पहले इसको देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है बॉइलिंग पॉइंट, कितना है इसका वाटर का, कितना बेटा, कितना लिखा हुआ मैंने ये तो बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, H2O का, वो कितना सॉरी एल्कोहल का कितना होगा, ये होता है बेटा 78.5। देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता लग गया है ना। ये कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप इज लेस, ये देखो इन जो हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट इनके दिए हुए हैं, और ये कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप कब हुए, जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, यहाँ क्या है सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पर है बेटा ये एजोट्रॉप, यहाँ नहीं है एजोट्रॉप, यहाँ तो अलग अलग है सेपरेट है, यहाँ पर ये एजोट्रॉप हुए। एजोट्रॉप क्यों हुए, क्यों कह रहे हैं हम इसको एजोट्रॉप, एजोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं बेटा इसको, इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो लिक्विड फेज है और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन सेम है। क्यों कह रहे हैं हम इनको एजोट्रॉप, क्योंकि इनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या है, जो कंपोजिशन है वो सेम है। इतनी बात समझ में आ रही कि एजोट्रॉप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका लिक्विड फेज में, कौन सा फेज, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों में कंपोजिशन क्या है बेटा इनका सेम है, इसलिए एजोट्रॉप है। यहाँ थोड़ी एजोट्रॉप, यहाँ तो अलग अलग है, वो प्योर कंपोनेंट है। एजोट्रॉप बनाएंगे हम है ना। तो अब इस पॉइंट को देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप, इनका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, उस एजोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे कम इसका एजोट्रॉप का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही बात। इसको समझने के लिए मिनिमम का मतलब हुआ कि जो इस हमने एजोट्रॉप बनाया, जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है ना। एजोट्रॉप जो मिक्सर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसके, इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है ना। और उसको बोलते हैं बेटा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम हुआ इसका कम हुआ, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। और वो लगभग कितना रहता है, यदि हम इसको देखेंगे तो कितना होगा, ये होता है 351, इसको हमें देखेंगे ये हो जाएगा 78, कितना होगा 78, ठीक है ना, यहां पर 78 हो जाएगा। तो ये देखो इसका है 78.5, ये ज्यादा है, इसका 100 है, और इन दोनों को मिलाने के बाद वो कम हो गया 78 हो गया। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे उसको क्या बोलेंगे एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब कैसे बनेंगे, देखो ये तो हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट इसमें देखो बेटा, द मिक्सचर showing high positive deviations from Raoult's law such isotopes। हाई जो एजोट्रॉप यहाँ पर क्या है, राउट्स लॉ के हाई दिखाने के लिए मतलब क्या होगा डेविएशन, जैसे हमने ये दिखाया था ना बेटा उसको, जो यहाँ पर इस टाइप से ऐसे बन जाता है ना, बड़ा ऊंचा हो जाता है ना, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर देखो ये कहता है द मिक्सचर showing high positive deviations from Raoult's law from such isotopes। और ये क्या दिखाएगा हाई पॉजिटिव, हमारे पास दो प्रकार के डेविएशन थे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और हाई पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है, राउट लॉ के। देखो बेटा अब इस टाइप के जो सॉल्यूशन बनते हैं वो कैसे कैसे बनेंगे, ऐसे थोड़ी कि हमने अल्कोहल को सीधे उठाया और उसमें मिला दिया, ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होगा, परसेंटेज होगा। यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ 95% एल्कोहल और 5% वाटर। यहाँ क्या होगा, जो हम अल्कोहल डालेंगे वो 95% होगा, जो एथेनॉल डालेंगे हम क्या डालेंगे 95%, ये 95% होगा अल्कोहल। और जो वाटर होगा बेटा यहाँ पर H2O,
H2O कितना होगा, 5% होगा, ओनली 5%। तो ये 5% है और ये 95% है। तो इनका जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो वो होगा हमारे पास एजोट्रॉप, उसको हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स। ये है एजोट्रॉप्स। इस टाइप का सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने एल्कोहल 50% एल्कोहल 50% वाटर मिला दे, नहीं वो नहीं बनेगा। एजोट्रॉप कब बनेगा, जब हम 95% क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे और 5% वाटर लेंगे, तो तब हमारे पास एग्जांपल बनेगा एजोट्रॉप। और कौन सा एजोट्रॉप बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखो फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसका एक पॉइंट और है बेटा, देखो द बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम सेपरेटली देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम केल्विन के फॉर्म में 373 केल्विन भी लिख सकते हैं, है ना। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये 78.5 होता है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोट्रॉप्स, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वो आइसोट्रॉप बना देता है। कितना, जैसे हमने क्या किया, 95% एथेनॉल लिया, ठीक है ना, और 5% हमने क्या लिया, वाटर लिया, और इनको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ही क्या बन गया, एजोट्रॉप बन गया। लेकिन इनका जो टेम्परेचर है, पहले अलग अलग देखा, अलग अलग देखा बेटा हमने, तो अलग अलग कितना था, वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका था 78.5। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मिला देने के बाद ये एजोट्रॉप बन जाते हैं। तो इनका और कौन सा एजोट्रॉप बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 78 डिग्री सेल्सियस ला रहा है, यानी कि इन दोनों से कम, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, तो क्योंकि कम हुआ है ना इनका टेम्परेचर, जो इनसे कम हो गया, तो इसलिए क्या कहेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है ना। इसका एग्जांपल याद रखना है और डेफिनेशन भी याद रखना है ना। दूसरा होता है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम वाले से अब तो समझ में आ जाना चाहिए। वहां पे हमने दोनों को मिलाया, उससे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, सर ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ये आइडिया लगाना है ना, थोड़ा सा हल्का सोच रहा है। देखो जब हम दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो उन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे अधिक होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर हम ऐसे, इसकी डेफिनेशन भी वही कह रही कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज आइसोट्रॉप, जो आइसोट्रॉप्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इज मोर, वहां लेस था, यहाँ क्या आ रहा है, इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट। वहां लेस था, इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, भाई इतना ही याद रखना है। यदि लेस आप लोगों ने यहां लिख लिया तो क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप हो जाएगा। और यदि आपने क्या किया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस आइसोटॉप इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और इसमें देखो बेटा, द मिक्सचर शोइंग हाई नेगेटिव डेविएशंस, वो क्या हाई पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा, हाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ था उससे हाई नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब नीचे की तरफ, जैसे हमारे पास राउट लॉ की एक लाइन थी, तो हमने ये राउट लाइन यहाँ नीचे दिखाएंगे, ऐसे माइनस में दिखाएंगे, ये है नेगेटिव डेविएशन। राउट लॉ से क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है इसका, मिक्सचर ऑफ 68% HNO3। 68% क्या होगा, HNO3 लेंगे और 32% वाटर लेंगे। यदि हमने 68% क्या लिया, HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, और 32% क्या लिया, H2O लिया। तो अब हमने इन दोनों को मिलाना है, पहले अलग अलग रखा था, अब मिला देंगे। मिलाने पर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बेटे,
आइसोट्रॉप बन जाएंगे। आइसोट्रॉप क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या है, कंपोजिशन सेम है। लिक्विड फेज और वेपर फेज में जिनका कंपोजिशन सेम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉप, और जिनका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम, और जिनका क्या होगा, सॉल्यूशन से कम होगा वो कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, है ना। तो ये देखो अब इनमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये देखेंगे तो इसका कितना होता है बेटा, वाटर का कितना होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, बॉयल का मतलब उबलने लग जाता है, ठीक है ना। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई क्या होगा, लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, यानी वेपर फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो देखो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यदि हम देखेंगे H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी भाप बनने लग जाता है, ठीक है ना। जो हमारे पास ये देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 86 है ना। मान लीजिए ये देखो जो नाइट्रिक एसिड है, यदि हम इसको उबालना चाहेंगे NaCO3 को, तो 86 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगेगा, 86 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप बनने लगेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। लेकिन ये कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोट्रॉप इज 120। देखो इसका 100 था, जैसे हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसका हो जाता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। इनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इतना, जैसे हम दोनों को मिला देंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहाँ क्या हो रहा था, घट रहा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनेंगे बेटा वो बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, और ये आइसोट्रॉप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हमने इसको आइसोट्रॉप को कंप्लीट कर दिया, है ना। ये आइसोट्रॉप है बेटा। इस आइसोट्रॉप के बाद हम चलते थोड़ा सा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके चलते हैं, और वो है जो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम चलेंगे कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पर। ये है बेटा हमारे पास कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलोगेटिव प्रॉपर्टी 4 हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ इसी के अंतर्गत आता है, वैसे राउट्स लॉ हम पढ़ चुके पहले से, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर 4 चीज़ें हमारे पास है ना, कौन कौन से, RLBP है ना, RLBP इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLBP है ना। दूसरा हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमारे पास क्या है, कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या बेटा, किसे कहेंगे हम कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी को मालूम है? कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? Sir, कोलोगेटिव the ratio of the number of solute particles to the number of solvent particles in a solution. ये तो बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शंस है। कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे, कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी? वो तो जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और उसका रेशियो जो है, जब हम उससे देखते हैं, दूसरे सॉल्यूशन के पार्टिकल से देखते हैं, तो वो जो रेशियो होता है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शंस होता है ना। क्या हो सकता है बेटा, किसे कहेंगे कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज? Sir, the properties of the solution which depend only the numbers of solute particles or the number of moles of solute.
बिल्कुल, जो डिपेंड करती है सॉलिड पार्टिकल्स पर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर, है ना। चलो अब थोड़ी सी सही, चलो पहले देखते हैं बेटे इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो सिंपल एक लाइन में हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, गुण है उसका सॉल्यूशन का, है ना, कि विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, जो उसके नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं। वे प्रॉपर्टीज, वे गुण जो क्या कर रहा है, बिलियन का हुआ गुण जो बिलिय के कणों पर निर्भर करता है ना। हिंदी में हम इसको ऐसा कह सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल पर के नंबर्स पर डिपेंड करता है। और इसको कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड, या नंबर ऑफ मोल्स के, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर डिपेंड करता हूं, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स पर, और दूसरा सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ये कहता है बट, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर नहीं डिपेंड करना है, कहीं पता लगा उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड कर रहा है या केमिकल प्रॉपर्टीज पर, है ना। बट नॉट नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या नहीं करता है, उसके जो नेचर पर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है ना। किस पर डिपेंड करता है, केवल उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। जो सॉलिड के कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सपोज हमने कहा कि इसकी मोलरिटी या उसका रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये है। मान लीजिए हमने कहा हमारे पास 5 मोल क्या है, 5 मोल NaCl है और 10 मोल NaCl है ना। ये चीज, दो चीजें हमने कहा, एक 5 मोल ऑफ NaCl और 10 मोल NaCl। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इन मोल पर डिपेंड करेगी, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर करेगी। हमने कहा 500 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, या 20 पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, ना कि इनका नेचर पर। अच्छा तुमने कहा इसका नेचर तो क्या है, पोलर है, पोलर नेचर से, उसको पोलर नेचर से कोई लेना देना नहीं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं, केवल उसकी मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स उस पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड कहलाएगा, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगी। हमने कहा 50 ग्राम जो है किसी चीज़ में घुला हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 4 ऐसे हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करते हैं, और ना ही उसके नेचर पर डिपेंड करते सॉलिड पार्टिकल्स, बल्कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना बेटा, द प्रॉपर्टीज, इसको ऐसे कर सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड। ये तो सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड उस पर डिपेंड करेगी, but not on the nature and chemical properties of the solid are called colligative properties। वो colligative properties कहलाती है। और ये हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है बेटा, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सापेक्ष थोड़ा सा कमी आ जाती है ना, सापेक्षिक अवनमन कमी आ जाती है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है ना। रिलेटिवली आती सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के कंडीशंस में, है ना। और यहाँ क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को डालते हैं उसमें, है ना। एक होता है डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रीजन हो जाता है, कम हो जाता है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है।
और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती है ना। इन 4 प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पता लग रहा है बेटा, देखो रिलेटिव माने रिलेटिव का मतलब एक रिलेशन दिखा रहा हूँ। लोअरिंग कर रहा है मतलब कमी कर रहा है। वेपर का मतलब हो गया है ना, वेपर हो जाता है। और प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी कर रहा है। कैसे होगी वो कमी, देखो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, देखो जैसे माना हमने कहा अच्छा उसका वेपर प्रेशर तो इतना था 5 है ना, 5 mmHg था। मान लीजिए हमने कहा 5 mmHg था, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग, और जैसे हमने सॉलिड पार्टिकल्स मिलाया, देखो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है ना कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते बेटा, किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। किस पे डिपेंड कर रही है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है ना। ये जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे, सॉलिड पार्टिकल्स पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही सागर, किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पार्टिकल। हाँ अनसुईया किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, बोलो यार, अनुराग तुम बताओ बेटा। सॉलिड पार्टिकल। हाँ, और रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा अंजलि, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, सॉलिड पार्टिकल। हाँ क्योंकि अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए हमने कहा इसका, देखो लोअरिंग कैसे हुआ, हमने कहा एक सॉलिड पार्टिकल्स लिया, और सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पहले था इसका वेपर प्रेशर, मान लीजिए हमारे पास कोई वाटर था या कुछ था है ना, हमने उसमें क्या किया, उसका वेपर प्रेशर देखा तो 5 mmHg था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसमें सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट मिलाने से क्या हुआ, उसके जो क्या हुआ, जो उसका वेपर प्रेशर वो हो गया 4 mmHg, 4 mmHg, मान लीजिए इसका 4 mmHg हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, देखो रिलेटिव हुआ ना, कम हो गया। किसकी कंपैरिजन में हुआ, 5 mmHg के कंपैरिजन में ये कम हो गया, 4 हो गया। तो इस टाइप से एक रिलेशन प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। ये कहता है कि वैन, वैसे हम ये पहले पढ़ चुके थे, बहुत कुछ समझ चुके थे इसको, फिर भी ये कहता है कि देखो वैन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जानते हैं आप लोग क्या होता है बेटा, क्या होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, At a given temperature, the vapor pressure of solution containing is directly proportional to the mole fraction over the solution. नहीं मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा वो क्या है, अरे वो सॉल्यूट होते हैं जो उड़ते नहीं है, है ना। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो क्या नहीं होगा, उड़ेंगे नहीं, है ना। ये नॉन वोलेटाइल्स मीन्स जो वेपर फॉर्म में नहीं आते हैं, है ना। तो देखो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, यदि हम इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, एडेड में डालना, उसको उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। ये देखो ये कहते हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, यदि हम सॉल्वेंट में उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, उससे क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। मान लीजिए हमने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट हमें पता है वाटर है, और इसका वेपर प्रेशर हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट में क्या लिया हमने, NaCl ले लिया। NaCl जैसे हमने डाला तो इससे क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कैसे होगा कम,
इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन ये है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि देखेंगे तो एक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कहता है कि क्या होगा, तो ये कहता है कि जैसे देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है बेटा, है ना, मान लीजिए इसका नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक तो होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो चीजें बनी रहती, सॉल्यूशन में दो चीजें होती, क्या क्या चीजें होती सॉल्यूशन में, solute plus solvent, ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें होती बेटा, है ना। इन दो चीजों से मिलकर के हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट को मान लो एक मान लो या ए मान लो, सॉल्वेंट को हम दो भी मान सकते हैं और बी भी मान सकते हैं भाई, इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको, है ना। कहीं पर एक भी मिल सकता है, कहीं पे ए भी मिल सकता है ना। सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन अधिकांश एस के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो चलो देखो इसमें देखें, ये क्या कहता है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में रिलेटिंग होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, सॉल्यूशन है, किसका, इसका वेपर प्रेशर निकालना हमने, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्रेशर को हमने क्या ले लिया बेटा, पी से दिखाया वेपर प्रेशर को, है ना, और एस जो मैंने लिखा है सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हमने क्या माना है यहाँ पर, बी, बी तो नहीं माना हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पी एस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट है, यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहता तो हम क्या करते हैं, एक्स ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसने कहा इस पोर्शन में कह रहा हो कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, देखो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है ना, जिसमें क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो पीएस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट को हमने क्या माना, बी मान लेगा, तो एक्स बी के बराबर, है ना। तो इसको हम क्या, यदि हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं बेटा, तो पी एस सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, पी ए नोट, यहाँ पर पी बी, क्योंकि बी है ना, बी के फॉर्म में है तो इसलिए बी आएगा बेटा, पी बी नोट, प्योर फॉर्म में जो बी का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा इनटू एक्स वी, ये हमने पहले पढ़ा था, इसके बराबर। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो यहाँ एक्स, हमें एक चीज़ और भी मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ पर एक्स बी दिया हुआ, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स बी इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस एक्स ए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ हम एक्स बी की वैल्यू ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी वी नोट, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स ए,
ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब इस पी का मल्टीप्लिकेशन अंदर दोनों की तरफ कर देते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट, ये आ जाएगा, एक के साथ हमने गुणा कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह शुरू होगा, इसके साथ एक बार करेंगे गुणा तो उतना ही तो आएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और माइनस का चिन्ह आएगा, फिर क्या आएगा, पी बी नोट और एक्स ए, ये गुणा करने पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया, जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा, क्योंकि हमें तो एक्स ए चाहिए, तो कैसे निकल सकता है, देखो अब हमने क्या करना है, इस ये है माइनस में, इधर पूरा का पूरा माइनस में, पूरा माइनस में, ये इधर से इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ से इधर कर लेते हैं ना, मान लीजिए देखो हमने इस पी एस को इधर लाया और इसको इधर ले गए, तो इसको इधर ले गए तो ये क्या बनेगा, पी बी नोट, ये प्लस हो जाएगा, और एक्स ए, क्यों प्लस हुआ, ये इधर जाकर के बराबर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था, है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस वाला इज इक्वल टू पी नोट अपनी जगह पर, पी नोट बी तो अपनी जगह पर है, अब इसके बाद क्या आएगा, पी एस आएगा, तो पी एस क्योंकि उधर जा उधर क्या था प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, अब हमें एक्स ए चाहिए, तो एक्स ए क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू, जो एक गुणा में है नीचे आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा पी नोट बी पी एस अपॉन पी नोट बी, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कमी हुई है, शुद्ध अवस्था में ज़्यादा था उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में कम हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी बी नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा पी जो है क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक्स ए क्या है बेटा, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है किसका, किसका, ए को हमने क्या माना, सॉल्यूट पार्टिकल्स का ए मोल फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर और आगे भी चल सकते हैं, कैसे, देखो इतना तो हमारे पास आ गया कंप्लीट, इतनी समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, हाँ ना तो बोलो बेटा, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई ना, अब इसको मिटा करके मैं आगे चलता हूँ, देखो कैसे, हमने यहाँ पर निकाला कि डेल्टा पी अपॉन पी बी नोट इज इक्वल टू एक्स ए, इस फॉर्मूले एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो अभी इसने बताया था, क्या कहते हैं इसका नाम, आरुषि ने बताया था कि वो रेशियो होता है, किस किस का होता है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो एक्स पी अपॉन पी बी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको हम फिर नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, बोलो तो क्या बोलते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर तब मोल्स कैसे, मोल्स को हम कैसे दिखाते हैं, एन बराबर मोल्स दिखाया, तो मोल्स को हम क्या दिखाते हैं, मोलर मास, ठीक है ना, मास मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यही तो कहते हैं मोल्स, तो यहाँ पर मास क्या आएगा, जो सॉलिड होगा, तो हम सॉलिड को मास देख लेते हैं, सॉलिड को हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम स्मॉल डब्ल्यू लेते हैं सॉलिड को, है ना, और मोलर मास को दिखाते हैं एम से, मान लीजिए हम एम डैश दिखाते हैं इसको, है ना, और यहाँ देखो बेटा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश, ये तो आ जाएगा किसके लिए, सॉलिड पार्टिकल्स, और प्लस आ जाएगा देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम कैपिटल एम दिखा सकते हैं, और इसका मोलर मास दिखा सकते हैं एम डबल डैश दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये आएगा, ऐसी कंडीशन में यदि देखेंगे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, यदि यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्यूट है ये इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है,
ठीक है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत कम है, या इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट कौन सा डाइल्यूट, जिसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे बहुत कम होंगे, है ना। तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, n इज मोर लेस देन, n इज मोर लेस देन कैपिटल N। ये जो कैपिटल N के बिला जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में ये सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये आएगा इस मोर, तो हम क्या कहेंगे, सो, ठीक है ना, एन मे बी नेग्लेक्टेड, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको एस स्मॉल एन बहुत कम है ना, इसलिए एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया, लेकिन वो कहता है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एन इज मोर लेस देन कैपिटल एन, ठीक है ना, या सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट इज मोर लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट से बहुत कम है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी बी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये हो जाएगा। अब जब स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नोट वी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर आएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम डबल डैश, है ना। इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, कई फॉर्म में आ सकते हैं बेटा, है ना। तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू क्या आएगा, ये लास्ट वाले यहाँ आएगा एम डबल डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो ये इनमें देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, ये जो डेल्टा पी है हमारे पास, ये क्या है, डेल्टा पी यदि हम शुरू में देखें इसको, तो डेल्टा पी हमने क्या माना था कि जो किसका था, यानी कि जो प्योर फॉर्म में था, डेल्टा पी बी नोट माइनस पी एस, ऐसा हमने पढ़ा था। और एक किसके कंपेरिजन में था, देखो ये हमारे पास पी बी नोट ऐसा आया, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ना, और इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू एम डबल डैश। ये याद रखना आपको, ये एम डबल डैश हमने किसको माना था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, और ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ये है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, तब ये जाकर के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमारे पास तीन और बचे हुए हैं, ठीक है ना, इससे एक